आ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हैदराबाद अर्बन लैब का जो थीम है अधूरा शहर, उसको साथ में रखते हुए हम शुरुआत करते हैं। मेरा नाम विशाल पटेल है और ये मेरे दोस्त शंकर विश्वकर्मा। हैदराबाद अर्बन लैब का हम दिल से शुक्रिया मानते हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाकर अपना पुकार का प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया। थैंक यू। पुकार एक ऐसी संस्था है जो मुंबई में जन जागृति यानी कि सोशल अवेयरनेस के लिए काम करती है। तो हम मानते हैं कि जो भी यूथ होता है उसमें एक अलग पावर होती है। लाइक अपनी चीज़ों को अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई सॉन्ग के थ्रू, कोई एक्टिविटीज़ के थ्रू, कोई राइटर होता है। तो अगर उन यूथ के ग्रुप को एक साथ लाया जाए और उनको अपना सिटीजनशिप के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, आरटीआई के बारे में अगर ऐसी स्किल्स दी जाए तो वो अपने जो सोसाइटी के इश्यूज है उस इश्यूज को लेके वो उस पर काम कर सकते हैं और उस काम के ज़रिए वो सोसाइटीज़ में अवेयरनेस फैला सकते हैं कि इस इशू को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। मुंबई के अलग अलग कोनों से 18 से 35 उम्र के यूथ को यहाँ पे 8 से 10 लोगों का ग्रुप बनाकर बुलाया जाता है। अब तक 600 से ज़्यादा टॉपिक पर रिसर्च हुआ है और 10,000 से ज़्यादा यूथ यहाँ पे ट्रेन हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से एक 21st सेंचुरीज में एक यूथ के पास एटलीस्ट 16 स्किल्स होनी चाहिए। तो हमारा जो पुकार का 1 साल का जो रिसर्च का कोर्स होता है उसमें हम ये 10 स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, इनिशिएटिव, लीडरशिप, सोशल कल्चर अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, क्यूरियोसिटी, परसिस्टेंस, एडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम। तो अगर इन चीज़ों को मैं 2 या 3 एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हम कैसे इन चीज़ों को ग्रुप के साथ काम करने के लिए उनको मोटिवेट भी करते हैं और उस चीज़ को वो इन्वॉल्व भी करते हैं। तो बेसिकली हम जो हमारा पूरा 1 साल का रिसर्च होता है वो एक ग्रुप करता है। तो ग्रुप में हम उनको पहले तो फोर्स करते हैं कि आप आपका टॉपिक लाइए और खुद चूज़ कीजिए। तो अपने टॉपिक के लाने के लिए उनको परसिस्टेंस करना, मतलब उनको अपने सोचना पड़ता है, एक हट रखनी पड़ती है कि नहीं, मेरे हिसाब से मेरी कम्युनिटी में ये इशू है, मुझे ये लेके जाना है। तो अलग अलग मेंबर्स ग्रुप में से अलग अलग चीज़ों को लेके आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, डिबेट करते हैं और वो उस चीज़ों को सामने लाते हैं और कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेशन होता है कि नहीं ठीक है, हमें लगता है कि ये इशूज़ पे काम करना चाहिए। तो इस तरह से वो अपनी इन चीज़ों को करते हैं। फिर उसमें हम पूरे साल के प्रोसेस में सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि ये साल ये महीने आप आपके ग्रुप को लीड कीजिए, आप अकाउंटेबिलिटी समझाइए, आप कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में हम उनको डिवाइड करके लेते हैं ताकि ये सारी स्किल्स वो अपने में बिल्ड कर सके और उस चीज़ को आगे लेके जा सके। यहाँ पे जो है ये हमारी जर्नी है। ये कमाटीपुरा, ये जो है 2014 में मैंने रिसर्च किया था इस एरिया के ऊपर। ये जो एरिया है कमाटीपुरा, ग्रैंड रोड में, मुंबई में ग्रैंड रोड जो है वहाँ का एरिया है। यहाँ पे फीमेल सेक्स वर्कर के नाम से ये एरिया जाना जाता है। तो इस एरिया के बारे में लोगों के दिमाग में अलग अलग चलता था कि ग्रैंड रोड बोले, अगर हम कमाटीपुरा जाना है किसी को बोलते थे तो लोग हमें ऊपर से नीचे तक देखते थे कि अरे ये बंदा क्यों जा रहा है। मैं हॉस्पिटल में काम करता था तो मैंने देखा है कि वहाँ पे कमाटीपुरा से कोई बंदा आता है तो उसको पेपर देने के वक्त कहाँ का है पूछने के बाद अगर कमाटीपुरा है ऐसा बोलता तो उसको HIV की टेस्ट कंपलसरी दी जाती थी, पर उससे पूछा नहीं जाता था कि तुझे क्या तकलीफ है। तो इस तरह से वो कमाटीपुरा का रिसर्च हमने किया था। वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पे सिर्फ फीमेल सेक्स वर्कर का नहीं तो उसके अलावा अलग व्यवसाय करने वाले लोग भी वहाँ पे रहते हैं। पर अलग व्यवसाय करने वाले लोग कभी भी कमाटीपुरा नहीं बोलते हैं। वो लोग मुंबई सेंट्रल, ग्रैंड रोड या RS निमकर इस तरह से अपने एरिया को बताते हैं, नागपाड़ा ये नाम वो लोग बताते हैं, पर कभी उन्होंने अपना एरिया का नाम कमाटीपुरा नहीं बताया, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को अगर मैं बताऊं तो शायद वो लोग मुझे गलत समझेंगे या मेरे घर पर नहीं आएंगे या मेरे से बात करना बंद कर देंगे। उसी के साथ साथ उन्हें और एक डर था कि मेरे घर पे मेरी बहन को या मेरी बेटी को रिश्ता आएगा क्या नहीं आएगा।
तो ये कमाटीपुरा के नाम से वो लोग को डर था। पर उसके बाद भी वो लोग को उनकी बहन, उनकी बेटी वहाँ पे सेफ लगती थी, क्योंकि उनको लगता था कि जो फीमेल सेक्स वर्कर है उनके वजह से हमारी बहन बेटी सेफ तो है। ऐसा हमने 15 फीमेल सेक्स वर्कर का इंटरव्यू लिया, 15 अदर व्यवसाय करने वाले लोगों का इंटरव्यू लिया। फीमेल सेक्स वर्कर जो है उनसे हमने बात की तो वो भी कमाटीपुरा को कमाटीपुरा नहीं बोलना चाहती थी, वो भी हमेशा डरती थी कमाटीपुरा बोलने के लिए। जब हमने उनसे बात किया कि आपको बच्चे हैं, उन्होंने बोला हाँ। तो आपके बच्चों को कहाँ पे पढ़ाया जाता है? तो उन्होंने बोला कि संस्थाओं में पढ़ाया जाता है। हमने पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला कि स्कूल में वो लोग को एडमिशन नहीं देते क्योंकि उनको पिताजी का नाम नहीं है। हमने वहाँ के बगल के स्कूल में चंद्रमणि स्कूल वहाँ पे विजिट की, वहाँ पे पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ पे बहुत कम बच्चे हैं जिनको पिताजी का नाम है और उनको एडमिशन दिया है, पर माँ के नाम से हमने अभी तक एडमिशन नहीं दिया। वहाँ पे कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कि अपने आप संस्था हुआ, बॉम्बे चाइल्ड हुआ, वहाँ पे हमने विजिट की और वहाँ पे पूछा तो उन्होंने बोला हम वहाँ पे बच्चों को माँ के नाम से एडमिशन देते और WHO का जो फंड मिलता है उससे हम लोग उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया। जो अदर व्यवसाय करने वाले लोग थे उनसे हमने बात की तो उन्होंने बोला कि हमारे बच्चों को हम लोग एडमिशन तो देते बाहर के स्कूल में, पर हम लोग ने कमाटीपुरा नाम से कभी दिया नहीं। तो इस तरह से हमने वहाँ पे फाइंडिंग किया था। उसके बाद वहाँ पे पुलिस का जो रेड गिरता है, अगर कोई फीमेल सेक्स वर्कर दिन में भी अगर तैयार होकर बाहर जाती है मार्केट में तो उसे पकड़ा जाता था और उससे 2500 रुपये उससे मांगा जाता था, क्योंकि उसका जुर्माना है, ऐसे उसे कहा जाता था। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ों को वो लोग फेस कर रहे थे। अब जब हमने ये पूरा रिसर्च करने के बाद हमने फिर से एडवोकेसी की, एरिया में बात की, हॉस्पिटल में जाके बात की, पुलिस स्टेशन में बात की, तो अब थोड़ा हमने चेंजेस देखा। जब हम ये रिसर्च को प्रेजेंट कर रहे थे तो हमने लोगों को एक कमाटीपुरा का मैप बनाया था। उस मैप को दीवार पे लगाकर लोगों के सामने अलग अलग रंग के 4 चश्मे रखे गए, एक लाल, पीला, नीला और हरा। ये 4 रंग के चश्मे लगाकर रखकर हमने लोगों को कहा कि ये चश्मा आप अपने आँख पे लगाइए और इस मैप को देखिए। हमने पूछा कि ये चश्मा लगाने के बाद आपको मैप किस तरह से दिख रहा है? तो लोगों ने कहा हरा दिख रहा है, लाल दिख रहा है। जिसने जो रंग का चश्मा लगाया उस तरह से दिख रहा था। वो ख़त्म होने के बाद हमने लोगों को कहा अब ये चश्मा हमने आपको पहनाया था, अब ये चश्मा आप उतारिए और अपने नज़र से एक बार कमाटीपुरा जाके देखिए। तो वहाँ पे फीमेल सेक्स वर्कर के अलावा और व्यवसाय करने वाले लोग भी रहते हैं। अब वहाँ पे कुछ मेरे दोस्त हैं, वो अब कमाटीपुरा को कमाटीपुरा नाम से भी बुलाते हैं। और हॉस्पिटल में भी अगर कमाटीपुरा से आता है तो लोग उसको वहाँ पे पूछा जाता है कि आपको क्या तकलीफ़ है, और उसके बाद उसको पेपर दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर ही HIV की टेस्ट की जाती है। तो इस तरह से हमने उधर चेंजेस किए। उसके बाद का जो टॉपिक है एजुकेशन और करियर, ये शंकर जी का है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों में से किसी 1 या 2 जन की मदद चाहूँगा कि एजुकेशन का मीनिंग या डेफिनेशन कोई मुझे बता सकता है क्या प्लीज़? कोई भी? एनीवन? तो जब मैं 2016 में मेरे ग्रुप के साथ रिसर्च करने के लिए बैठे, हम डिसाइड करने के लिए कि टॉपिक क्या चूज़ करेंगे, तो हमने टॉपिक डिसाइड किया रोल ऑफ एजुकेशन इन आवर करियर। तो हमने डिस्कस किया कि एजुकेशन का डेफिनेशन क्या होगा, क्योंकि जब हम लोगों से मिलेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि एजुकेशन आपके करियर में किस तरह से मदद करता है, तो हमें भी एक परिभाषा लेके जानी होती है। तो हम में आपस में कंफ्यूज थे, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि एजुकेशन को क्या डिफाइन किया जाए। तो हमने ये जाना कि एजुकेशन यानी कि वो चीज़ जो हमें कॉलेज से मिलता है और उस वजह से हम हमारा करियर बना सकते हैं किसी भी फील्ड में। जैसे कि मैंने BE किया, BE करने के बाद अभी मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करता हूँ। तो मेरे लिए वो हो गया कि अगर मेरे पास डिग्री है तो मैं मेरा करियर बना सकता हूँ। तो एक ये डेफिनेशन लेके हम जानना चाहते थे कि लोगों का क्या कहना है। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोगों से इंटरव्यू लेंगे, जिसमें हमने 3 अलग अलग कैटेगरीज बनाई। जो 10 लोग ऐसे होंगे जो अभी डिग्री कर रहे हैं और डिग्री करने के बाद वो जॉब के बारे में उनका एक डिसीजन होता है कि आफ्टर डिग्री हमें किस फील्ड में जाना है। और 10 ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने अपना कुछ स्ट्रीम में उन्होंने कोर्स किया हुआ है, उसके बाद वो जॉब कर रहे हैं।
और 10 एक्सपर्ट्स जो किसी टीचर, स्कूल्स में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो जब हमने ये 3 कैटेगरी के लोगों से इंटरव्यू लिया और उनसे एजुकेशन का मायना पूछा, तो सबका अलग अलग मायना था। किसी का ये कहना था कि डेली रूटीन में जो हम काम करते हैं, उठना बैठना, आलू छीलना, लोगों से बात करना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, कपड़े पहनना, हर एक चीज़ एक एजुकेशन की परिभाषा डिफाइन करता है, क्योंकि वही चीज़ बताता है कि क्या करना है। अगर किसी ने मुझे बता दिया कि समोसे ऐसे बनाना है, तो वो भी एक टाइप का एजुकेशन है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग एजुकेशन की परिभाषा समझाई। तो फिर हमने इसके बाद सेकंड जो हमारी कैटेगरी थी कि एजुकेशन हमारे करियर में किस तरह से हेल्प करता है। तो लोगों ने ये बताया कि कहीं ना कहीं डिग्री एक मेन मुद्दा है। बिना डिग्री के हमें जो प्रॉपर जो कॉर्पोरेट लेवल में डिफाइन कर रहा हूँ, सॉरी माफ़ करना, क्योंकि मेरे पास एक बेस्ट वे है समझाने का। अगर कॉर्पोरेट लेवल में मुझे जॉब करना है तो मेरे पास एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का एक सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगर मेरे पास स्किल्स है कि मैं अच्छे से मार्केटिंग कर सकता हूँ, अपने प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ, बट अगर मेरे पास MBA की डिग्री नहीं है तो शायद कोई कंपनी मुझे हायर नहीं करेगा। तो ये लोगों का कहना था। तो लोगों ने बोला कि जो कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में जो हमें नॉलेज दिया जाता है वो एक बेसिक कंसेप्ट के लिए सही है, बट अगर कहीं ना कहीं उस नॉलेज के साथ हमें स्किल बेस्ड नॉलेज दी जाए, जिसके लिए हमें अगर बाहर जाना पड़ता है, हम उसके लिए अलग अलग पैसे पे करते हैं, अगर वो नॉलेज हमें हमारे इंस्टीट्यूशन में भी मिले तो शायद हमें जॉब हायर करने के, मतलब जॉब के लिए जो इंटरव्यू में हम क्रैक करने के लिए ईजी पड़ेगा और हम अच्छे से जॉब भी गेटर कर सकते हैं। और लोगों का ये भी बोलना है कि सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल में काम करना ही करियर बनाना नहीं होता, हर एक का अलग अलग करियर होता है। अगर जैसे कि एक महिला ने कहा कि मुझे सिलाई करना पसंद है, तो अगर मैं वो चीज़ें बाहर करके, अगर मैं सिलाई करके अच्छे पैसे कमा सकती हूँ, तो मुझे ज़रूरी नहीं है पढ़ाई करना और पढ़ाई करके कॉर्पोरेट लेवल में काम करना। तो हमने पूरा ओवरऑल ये जाना कि एजुकेशन का मायना अलग है सबके लिए और सबके लिए करियर अलग अलग है। तो फिर हमने लोगों से ये भी सवाल पूछा कि जो लोग कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं उसमें दिक्कतें क्या आती है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि जो थियरी बेस्ड नॉलेज होता है वो उनको कॉर्पोरेट लेवल में काम नहीं आता। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि कॉलेज के फीस इतने ज़्यादा होते हैं, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको एक सिचुएशन ऐसा आता है कि उनको वहाँ से बैक करना पड़ता है और वो जो अपना करियर डिसाइड किए रहते हैं वो करियर उनको चेंज करके किसी और रूट पे जाना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज भी होती है। और 2016 में ही हमने ये भी पाया कि गवर्नमेंट ने 8th पास रूल अप्लाई किया था। तो लोगों का ये भी कहना था, इवन जो हमने एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू किया था स्पेशली उनका ये फोकस था कि 8th पास रूल होने की वजह से वो अभी स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम पढ़ो, बिकॉज स्टूडेंट के माइंड में एक कंसेप्ट आ जाता है कि मुझे तो अभी तक 8th तक पास होना ही है, टीचर फेल नहीं कर सकते। तो इसके वजह से जो स्टूडेंट 8th पास होकर 9th में जाता है उसके सामने अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मतलब साइंस मैथ्स के कैटेगरीज हो जाते हैं, साइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो उस चीज़ को नहीं पढ़ पाते। तो कहीं ना कहीं 9th में जाके वो ड्रॉप आउट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। थैंक यू। तो ये जो 2 टॉपिक हमने लाए थे, क्योंकि ये इस यहाँ के हैदराबाद अर्बन लैब के थीम को लेकर अधूरा शहर समझकर हम लोग ने ये 2 टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट किए थे। उसी के साथ साथ पुकार में इन सारी चीज़ों पर भी काम किया जाता है। ये कुछ ग्रुप होते हैं, उन्होंने इस टॉपिक पे रिसर्च किया है। जैसे ये कुंची कुर्वे नगर जो है, कुंची कुर्वे समाज जो धारावी सायन धारावी में ये समाज के लोग रहते हैं। तो यहाँ के बच्चे जो है वो शिक्षा पूरा नहीं करते, शिक्षण को पूरा नहीं करते, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनको हिंदी, मराठी, इंग्लिश समझने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज साउथ की मतलब कन्नड़ है, इसलिए वो ड्रॉप आउट होते हैं। और फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी बराबर नहीं, क्योंकि वो टोपली बुनने का काम करते हैं, तो इस वजह से वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये जो है एरिया अंबोली करके है कल्याण के यहाँ का, तो वहाँ पे बस्ती एक जगह पे है और हेल्थ की फैसिलिटी एक जगह पे है। तो उनको वहाँ से वहाँ पर जाने तक रेल की पटरियों को क्रॉस करना पड़ता है। और वहाँ कभी कभी बहुत सारे उन्होंने ऐसा बताया था, रिसर्च में बताया गया है कि वहाँ तक पहुँचने तक कई लोगों की जान भी चली गई है। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी उनके एरिया गांव में आए, इसके लिए थोड़ा काम किया था। जेंडर को लेके काम किया जाता है पुकार में कि हर एक जेंडर जो है उसका रिस्पेक्ट करो,
उसको हर चीज़ की मतलब उसको अथॉरिटी है, मतलब वो उसको जैसे चाहिए वैसा वो जी सकता है। इसीलिए 60% पुकार में 60% लड़कियों को ज़्यादातर लिया जाता है, 40% लड़कों का ऐसा कैटेरिया बना के रखा है कि 60%, क्योंकि लड़कियां अगर बाहर आती है तो खुद को भी मतलब मजबूत कर सकती है, बात कर सकती है और खुद को भी आगे बढ़ा सकती है। इसके लिए 60% का उन्होंने कैटेरिया लगाया। ये जो है मुंबई की लाइफलाइन जो बोलते हैं रेलवे, ये मुंबई की लाइफलाइन है। ये लाइफलाइन के बाजू में खेती होती है और उस खेती में जो काम करने वाले किसान हैं उनकी लाइफ किस तरह से होती है, वो किनके साथ मतलब जैसे पटरियों के बाजू में अगर खेती कर रहे हैं तो किस तरह से उनको उसका बेनिफिट है, या रेलवे वालों को कुछ देना पड़ता है क्या, वो कैसे जीवन बिता रहे हैं अपना, उस सारी चीज़ों पे एक ग्रुप मैंने रिसर्च किया था। वो जो है लड़कियों के ऊपर किया था। जैसे 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनकी जल्द से जल्द शादी की जाती है और शादी होने के बाद उसका एजुकेशन और उसके हेल्थ पे भी असर गिरता है, वो वहाँ पे दिखाई दिया था। इस तरह से अलग अलग टॉपिक पे वहाँ पे रिसर्च किया जाता है। और ये जो लड़कियों के बारे में विशाल ने बोला, इस पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पूरे रिसर्च में निकल के आया है कि वो लड़कियां मतलब लड़कियों के ग्रुप ने लड़कियों के साथ रिसर्च किया है। एक करजत एरिया में एक आदिवासी पाड़ा है, वहाँ पे उन्होंने लोगों के साथ रिसर्च किया, ज़्यादा करके लड़कियों से जब उन्होंने इंटरव्यू लिया और उनके फैमिली से बात किया तो ऐसी चीज़ें सामने आई कि अगर लड़कियों को पीरियड्स आना स्टार्ट हुआ उस टाइम पे आसपास के सोसाइटी को पता चल जाता है, क्योंकि वो एक आदिवासी पाड़ा है तो सब मिलजुल कर रहते हैं। अगर सामने से मालूम पड़ा कि एक्स घर के लड़की को पीरियड्स आ रहा है मतलब वो शादी के लायक हो गई है, उसके बाद लड़के की फैमिली उसके घर पे जाती है शादी के लिए, रिश्ते के लिए। लड़का कैसा भी हो, अगर लड़की वाले ने अगर मना कर दिया तो उस लड़की से शादी कोई नहीं करता। ये बड़ा प्रॉब्लम होने के वजह से वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि उन्हें 18 साल की उम्र से पहले ही शादी हो जाती। कुछ लोगों की तो 10 साल 8 साल में भी शादी हुई है, ऐसा हमें डेटा मिला है। तो आज भी मुंबई सिटी में करजत जगह में एक आदिवासी पाड़ा है जहाँ पर लड़की को पीरियड्स आने के वजह से उसको कोई राइट्स नहीं है कि वो अपना लाइफ पार्टनर चुन सके, और वो किसी को ना भी नहीं बोल सकते उसके घर वाले, क्योंकि उनसे दोबारा कोई उनके घर पे शादी के लिए नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज़ हमारे लिए था कि ऐसा भी होता है। इन सारी चीज़ों को बताने के बाद हम एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं, रिसर्च हमारा अधिकार। पहले मुझे लगता था रिसर्च जैसे पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं और सूट बूट में घूमने वाले लोग ही कर सकते हैं, लेकिन जब से मैंने पुकार से जुड़ा और पुकार में मुझे मालूम पड़ा रिसर्च कोई भी कर सकता है, यह हमारा हक है और यह मैंने भी किया और हमारे ग्रुप ने भी किया। हमारे देश और दुनिया को बदलने की ताकत इस असीम युवा शक्ति में है और इसी ऊर्जा को दिशा और मार्गदर्शन देने का काम पुकार कर रहा है। पुकार रिसर्च हमारा हक है। इसी बात को हर एक नागरिक के पास पहुंचाने का काम पुकार का यूथ फेलोशिप प्रोग्राम कर रहा है। रिसर्च बस्ती में बदलाव लाने का एक औजार बन सकता है, इसी सोच पर पुकार का फेलोशिप प्रोग्राम आधारित है। कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी रिसर्च प्रोग्राम में 18 से 35 साल के कोई भी युवा जुड़ सकते हैं। हम दोस्तों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जो कि गोवंडी की बस्ती शांति नगर में है। हमारे बस्ती में काम करने वाली अपनाले एनजीओ से पुकार यूथ फेलोशिप के बारे में पता चला और हम पुकार के साथ जुड़ गए। हम जिस बस्ती में रहते हैं उस बस्ती में काफ़ी सालों से पानी की समस्या है
और हम इसे बचपन से फेस करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि हम स्कूल जाते थे उससे पहले हमें पानी भरना होता है, जिस वजह से हमें कभी कभी स्कूल में देरी हो जाती है और हमें पीले पानी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हमारी हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ता है। हमने अपना रिसर्च कम्युनिटी में ले आके कम्युनिटी इवेंट किया जब, तो लोगों को हमने बताया कि पानी आपका हक है और आर्टिकल 21 भी यही कहता है। तो लोगों ने हमारी बात सुनी और हमसे जुड़े। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो 11 महीने की है। तो सबसे पहले 3 महीने की ट्रेनिंग्स होती हैं। 3 महीने के वर्कशॉप के बाद बारी आती है फील्ड विजिट की। ये सारे फेलोज अपने विषय को लेकर फील्ड में जाते हैं और अलग अलग विषयों पर जानकारी इकट्ठा करते हैं। डेटा कलेक्शन करने के बाद ये सभी फेलोज अपने डेटा को एनालाइज करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ग्रेजुएशन इवेंट में अलग अलग स्टेक होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। पुकार फेलोशिप ज्वाइन करने के बाद ये 11 मंथ के प्रोसेस में मैंने पुकार से बहुत कुछ सीखा। फॉलो नहीं करना लोगों को, जो हमें दिखाया जाता है, जो हमें सुनाया जाता है, उन पे सवाल करना, जो मेरे लिए एक बहुत अहम है और मैं अपनी निजी ज़िंदगी में इसे उतारती हूँ और उसमें फॉलो करती हूँ। जब मैं रिसर्च कर रहा था उस दौरान मैं अपने आप को इतना चेंजेस लाया, जैसे कि इंटरव्यू लेते हैं किस तरह लेते हैं, किस तरह क्वेश्चनर बनाया जाता है, या फिर अगर इंटरव्यू ले लिया गया है तो उसमें डेटा एनालाइज किस तरह करते हैं, एफजीडी का डेटा या फिर इंटरव्यू का डेटा किस तरह एनालाइज किया जाता है, वो मैंने सीखा। उसके बाद एक रिपोर्ट बनाना, ये मैंने जाना। उसके बाद रिपोर्ट बनाने के बाद मैं बड़े लेवल पे जैसे पुणे हो गया या फिर ग्रेजुएशन इवेंट में मैं अपने आप रिपोर्ट प्रेजेंट किया। ऐसे मौके मुझे मिले जिसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को लकी मानता हूँ। पिछले 13 साल से पुकार का यूथ फेलोशिप प्रोग्राम चलते आ रहा है। अब तक 3000 से भी ज़्यादा युवकों ने इसमें भाग लिया है और 300 से ज़्यादा रिसर्च किए हैं। इस फेलोशिप में हमने ये भी देखा है, जो यूथ बात करने के लिए डरते हैं, यही यूथ फेलोशिप प्रोग्राम के बाद अपने ही कम्युनिटी में लीडर्स बनते हुए हमने देखे हैं। हमने ये रिसर्च जब इन ग्रुप्स के सामने रखा तो हमने उनमें पॉजिटिव चेंजेस देखे। वो बहुत सकारात्मक और संवेदनशील थे इन स्टूडेंट्स के प्रति। इस बात की हमें बहुत खुशी है। और एक खुशी की बात ये भी है, मैं यहाँ रिसर्चर बन के आई थी, पर अभी मैं एलम मेंटर भी हूँ। मतलब जो नए रिसर्चर्स आते हैं मैं उनको उनकी रिसर्च में मदद भी करती हूँ। पिछले 13 सालों से पुकार अपने समाज को एक बेहतर समाज बनाने में जुटा है और पुकार के इस काम को फैलाने के लिए दूर दूर से मांगे आ रही हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए पुकार हमेशा तत्पर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेके लोकल कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से लेके आर्किटेक्चरल स्कूल तक, सारी प्रशिक्षण संस्थाएं और बस्ती के संगठन पुकार के साथ इस काम में जुड़ी हुई है। हमारे देश की मशहूर संस्था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इन्होंने इस प्रकल्प को मान्यताप्रत अभ्यासक्रम एक्रीडेटेड कोर्स मान लिया है। इस बात पे हमें बहुत नाज है। तो शुरुआत हम छोटी छोटी चीज़ों से ही करते हैं। तो हमारा भी जब वर्कशॉप स्टार्ट होता है तो हम डायरेक्ट उनको ये नहीं सिखाते कि रिसर्च क्या है। तो सबसे मेन चीज़ होती है कि ये आइडेंटिफाई करना कि मैं कौन हूँ। तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा नाम शंकर विश्वकर्मा है, मैंने क्वालिफिकेशन इसमें किया है, मैं एक मेल हूँ, मैं यूपी का हूँ, सो एंड सो। इसके अलावा मैं कौन हूँ, तो इसके अलावा भी मेरे अंदर कुछ क्वालिटी होगी, जैसे कि मैं अच्छे से टीच कर सकता हूँ, अच्छे से बात कर सकता हूँ, लोगों को समझ सकता हूँ, जिसे हम एम्पैथेटिक बोलते हैं, दूसरों की दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ। तो इसके मतलब मेरे जो बेसिक जो मेरा कैटेगरीज है, इसके अलावा मैं कौन हूँ, अगर ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करें तो उनको रियलाइज़ होगा कि नहीं, मेरी जो लाइफ है इसमें मेरा कुछ और रोल है जो मैं शायद करके मैं कम्युनिटीज़ में चेंज कर सकती हूँ या फिर कुछ बदलाव के लिए मैं काम कर सकती हूँ। और उसके लिए 3 दिन का रेसिडेंशियल वर्कशॉप होता है, खुद को जानने का। एक पहले दिन से शुरुआत होती है, मैं खुद क्या हूँ, मैं कौन हूँ, वो खुद में डेवलपमेंट लाने का है। 3 दिन का वर्कशॉप
उसके बाद फिर धीरे धीरे हम रिसर्च की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से चेंजेस होते हैं। रिसर्च का टॉपिक हम नहीं चूज करते। पहले तो हम ये देखते हैं कि वो ग्रुप किस कम्युनिटी का या किस जगह से आया है, और हम उनको बोलते हैं कि आप जाइए, आपको क्या लगता है कि ये इश्यूज है जो मेरे लाइफ से या मेरी कम्युनिटी से जुड़ी हुई है। तो अगर ग्रुप में 8 लोग हैं, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया 8 से 10 लोग का होता है, अगर 8 लोग हैं तो 8 लोगों को हम बोलते हैं कि आप आपके हिसाब से सारे टॉपिक्स लाइए। फिर हम बैठ के आपस में डिस्कशन करेंगे, इट्स डिबेट टाइप, कि कौन सी इश्यूज को कितना ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। और हम सिर्फ ग्रुप में इंटरप्रेटर करते हैं, थोड़ा सा जाके एक पुश करते हैं कि इस पे भी सोचिए। तो पूरी जर्नी में हमारा काम होता है एक कदम आगे रखना और उनको खंगालना कि आपको ऐसा भी करना चाहिए, और हम फिर पीछे हट जाते हैं, आप आपका रिसर्च करिए। थैंक यू। तो टॉपिक सिलेक्शन में उनका तो रोल होता ही है, बट हम उनको एक जगह ज़्यादा परेशान करते हैं कि आप आपके टॉपिक को जितना ज़्यादा हो सके नैरो डाउन करो, क्योंकि हमारे पास 11 महीने हैं। अगर हमारा टॉपिक जितना क्लियर होगा, कि मैं अगर एजुकेशन का जैसे मेरा मुद्दा था, तो हमने डिफाइन किया कि एजुकेशन मुंबई में कांदिवली से लेके बोरीवली के बीच के लोगों में सिर्फ 30 जन के बारे में हमें डेटा लेना है। तो जितना ज़्यादा क्लियर होगा हम उतने ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं लोगों को। थैंक यू सो मच। सॉरी, मुझे भी बताना था, जैसे कमाटीपुरा, उससे मेरा लेना देना नहीं, मैं उस एरिया में नहीं रहता हूँ, फिर भी मैं वो टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि मैं उस एरिया में काम कर रहा था। तो जब कुछ ऐसे मेरे ग्रुप में 4 से 5 लोग थे जो कमाटीपुरा के साथ काम कर रहे थे। तो उन्होंने पहले हम लोग सोच के गए थे कि हम स्ट्रीट पे जो बच्चे कचरा चुनते हैं या प्लास्टिक की बॉटल्स उठाते हैं, तो उनके ऊपर हम लोग रिसर्च करें, क्योंकि हमारे दिमाग में वही था। पर धीरे धीरे हमारा टॉपिक हमें चुनने का अधिकार पुकार से मिला कि सोचो कि तुम जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे तुम्हें कुछ दिक्कत आती है क्या। फिर मैंने अलग अलग आइडेंटिफाई किया कि मेरे घर में जब मैंने कमाटीपुरा नाम लिया था, मेरी मम्मी ने कभी देखा नहीं है, फिर भी उसने कहा था कि कमाटीपुरा के यहाँ पे जा रहा है, संभाल के जाना, काम से काम रखना। दोस्तों को बताया, दोस्तों ने पूछा कि कौन से गली में अच्छी आइटम मिलती है, तो उन्होंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं, और मैं डरता था जाने के लिए। तो बाद में जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, जब मैं फीमेल सेक्स वर्कर से बात करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल वो क्या है और कमाटीपुरा क्या है। थैंक यू।